वर्ल्ड मैपिंग की 13वीं कक्षा है, 13th क्लास। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एशिया, या कह सकते हैं एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका एक आउटलाइन दिखा दूं आपको। बहुत अच्छे से पढ़ना दोस्तों, लास्ट 2 क्लास मैपिंग की, बस 2 क्लास मुझे और बर्दाश्त कर लो। लास्ट 2 क्लास, ये जो मैप आपको दिख रहा है ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसमें अगर मेजर प्लेट के रूप में देखें, यूरेशियन प्लेट, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट, अरेबियन प्लेट, ये सब मिक्स्ड हैं, ये सब मिक्स्ड हैं। इस चित्र में एक षड्यंत्र भी दिखाऊंगा जिसे आपको देखना चाहिए। बिल्कुल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे फिर मिलेंगे, हम मिलते ही रहेंगे बीच बीच में आपसे, हमारी मुलाकात तो आपसे होती ही रहेगी बीच बीच में बेटा। 3 टॉपिक है, 3-4 टॉपिक है, उनमें से कहीं ना कहीं हम मिलते ही रहते हैं आपसे। षड्यंत्र दिखाना, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इस स्थान पर नजर डालेंगे, इंडिया के इस भाग पर, तो नोटिस करिएगा कि कश्मीर का ये वाला जो हिस्सा है, कश्मीर का ये वाला जो हिस्सा है, इसने इस हिस्से के साथ छेड़छाड़ की है। दोस्तों, बड़े दुख और तकलीफ के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जब हम दुनिया के स्तर पर भारत के मानचित्र पर देखते हैं तो भारत का माथा, भारत का सिर कुछ और ही तरह से दिखता है, पर जब दुनिया दिखाती है तो इसे ऐसा दिखाती है। बेहद तकलीफ है मुझे इस विषय की, और भारत के इस लिबरल रवैये की वजह से ही, जिसे मैं कह सकता हूं कि इतिहास की एक ऐतिहासिक भूल की वजह से ही, आज दक्षिण एशिया में भारत अपने आप को बिग ब्रदर की भूमिका में रखता तो है, लेकिन जिसका मन करता है वही आंखें दिखाता है। भारत पर वही भ्रिकुटी तन लेता है। हमारे दक्षिण में अवस्थित मालदीव की स्थितियों को थोड़े दिन पहले आपने सुना है, तो दोस्तों अभी हमारे वक्ष पर खंजर भोंकते हुए बांग्लादेश को भी आपने देखा होगा। बांग्लादेश इस समय पर भारत विरोध के स्वर या सुर फूंकने की वजह से काफी चर्चा में है। वह बांग्लादेश जिसके भाग्य विधाता केवल हम हैं। अदरवाइज पाकिस्तानी सेना के जूतों के तले ऐसा मसला जाता ना, इसकी चीखें भी नहीं निकल पा रही थी, ऐसे मसला जा रहा था। भारत ने इसे निश्चित रूप से दुनिया के स्तर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, ताकि पाकिस्तानी अन्याय, या पश्चिमी, तब की बात करूं, पश्चिमी पाकिस्तान के अन्याय, नृशंस हत्याओं, नृशंस पापों से बचकर अपने आप को कुछ अलग दिशा पर ले जा सके। लेकिन आज तो ये हमारे ही वक्ष पर खंजर भोंक रहा है। एक वो पिद्दा मोहम्मद यूनुस, जिसे चापलूसी, सुन लेना ध्यान से, जिसे चापलूसी, चरण चाटन की प्रक्रिया से नोबेल का भी मिल गया था, वो चीन को जाकर बताता है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र उसके रहमो करम पर है। तेरी रहमो करम उसके रहमो करम पर है। नेपाल, जिसके साथ हमारे बड़े ही नेक संबंध हमेशा हमेशा पर रहे हैं, नेपाल भी कभी ना कभी एक गिदड़ धमकी देता ही रहता है। तो समझ में नहीं आ रहा कि हम पाकिस्तान की भी सुने, चीन की भी सुने, बांग्लादेश की भी सुने, नेपाल की भी सुने, कभी तो श्रीलंका की सुने, तो कभी हम मालदीव की सुने। गजब गजब बड़े भाई के ज्येष्ठ भ्राता की भूमिका निभाता है भारत, और फिर लास्ट में जाकर कह देता है कि हम इन कदमों की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। मुझे तो लगता है कि दोस्तों अब समय ऐसा है कि याचना नहीं, अब रण होगी, जीवन या कि मरण होगा। मतलब कुछ इस तरह का भाव अब भारत को भी लाना होगा। खैर कोई बात नहीं, उन तमाम मुद्दों पर आपकी गहरी नजर होगी ही, और पक्की पक्की सी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो लानत है जिंदगी को, आपकी लानत है जिंदगी। सच में बताऊं, मोहम्मद यूनुस, उस पिद्दे की बात सुन करके मेरी तो नींद चली गई है, मेरी तो नींद चली गई। बाकी सब ठीक है, आपकी सोवरेनिटी है, आपने संगठित तरीके से वहां पर कुछ जाति और धर्म विशेष के लोगों की नृशंस हत्याएं कराई, जिसको कहते हैं मानव हत्या का एक ऐसा नंगा नाच कराया जो कि दुनिया में मानवता को शर्मसार ना करने वाला, बल्कि शर्मसार से भी कुछ गिरा घटिया शब्द हो वो कराया आपने। सब चलो समझते हैं, वो आपका संप्रभु क्षेत्र था, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये चूजे, ये भी भारत के लिए कहने लगे कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारे रहमो करम पर है, हमारे रहमो करम पर है। ये चूजे कहने लगे, जिन्हें कल पाकिस्तान अपने जूतों के तलवे तले चपेट चपेट कर मार रहा था, रगड़ रगड़ कर मार रहा था, ये भी आज भारत को बता रहे हैं। खैर, तो देखना है, नजर गहरी रखना, नजर गहरी रखना बेटा। एशिया महाद्वीप, आप कहोगे सर पूरे एशिया में तो रशिया का ये साइबेरिया क्षेत्र ही क्षेत्र नजर आता है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है भौगोलिक दृष्टि से। ठीक है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छे से एशिया का भी मानचित्रण करना है और एशिया के बारे में भी जानकारी एकत्रित करना है।
ध्यान रखना, अध्ययन की दृष्टि से एशिया को एक साथ पढ़ा जाना असंभव हो जाता है। असंभव तो कुछ नहीं, मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं बेटा, और पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा तो बढ़िया से आप इसे पढ़ पाओगे, बढ़िया से पढ़ पाओगे। इसी बात को मैं लिखाना चाहता हूं, इसी बात को मैं लिखाना चाहता हूं। तो कैसे शुरुआत करेंगे आज की कक्षा की? हेडिंग डालिए एशियन कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप, सभी लिखें एशिया महाद्वीप। लिख दिया? ऐसा लिखें कि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जिसकी रचना, जिसकी रचना यूरेशिया, यूरेशिया या आप कह सकते हैं यूरेशियन, अरेबियन, यूरेशियन, अरेबियन एवं एवं भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट, भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट के समूहन से हुई है, के समूहन से हुई है। अरे ऋचा शर्मा बिटिया, एक बार जितने बार तूने ये लिखा है सर बता दीजिए प्लीज, मेरे प्रश्न का रिप्लाई कर दीजिए। मुझे तेरा प्रश्न तो दिख ही नहीं रहा, मैं क्या बोलूं? प्रश्न एक बार पूछ के अब तू यही बार बार लिख रही, तो प्रश्न बार बार भेज दी होती तो शायद नजर आ जाता। दूसरी लिखती है तेरा देख देख के, सुन सुन के कि मैं इसीलिए तो कुछ पूछती नहीं, सर जवाब देते नहीं है। तो सर लोग पता नहीं क्या करें, सर तुम क्लास पढ़ाएं या तुम लोगों की चाकरी बजाएं, समझ में नहीं आता। इतने दिनों में मुझे ऑप्शनल ज्योग्राफी लेना है और मैं सिर्फ तभी लूंगी जब आपकी क्लास मिलेगी बिटिया ऋचा, जून में आएगा ऑप्शनल। ऐसे बेटा क्वेश्चन बार बार भेज दिया करो। अब इतने बार इतने दिन से समझाते हो गया तो तुम लोग समझ नहीं रहे। इतनी अच्छी क्लास चल रही है कि मजे से क्लास लो। अभी एक बच्चा पूछ रहा है कि इंडियन ज्योग्राफी कब से शुरू होगी? 2.5 साल बाद शुरू होगी। गजब के उल्लू इंसान हो यार। अरे बेटा प्रश्न 2-3 बार पूछ लोगे तो आप लोगों की तौहीन नहीं हो जाएगी। कम से कम देखो, कंप्यूटर स्क्रीन की एक लिमिट है। इस स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद वो सारे आगे बढ़ते जाते हैं। इतना संभव नहीं है कि मैं सारी क्लास को रोककर केवल कमेंट्स पढ़ता रहूं, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं बेटा, आपकी इस कक्षा में ऐसे ऐसे तमाम शानदार बच्चे हैं जो पिछले बार मेंस लिखे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे जो इंटरव्यू दिए हैं, मेरे पास फोन करते रहते हैं। उन बच्चों का भी नुकसान ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाऊं, लेकिन आप लोग हद कर देते हो। कमेंट्स पढ़ना इसलिए रखते हैं कि कुछ कमेंट्स ना आ रहा हो, लेकिन जब कमेंट्स इस तरह के आने लगते हैं तो नजर हटा लेता हूं, तो कुछ जरूरी कमेंट्स निकल जाते हैं। मैं मानता हूं कि मुझे आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, लेकिन केवल जवाब दूंगा बेटा तो कभी कक्षाएं पूरी नहीं होंगी। संस्था की तरफ से भी क्वेश्चन मार्क उठने शुरू हो जाते हैं कि सर क्लास इतनी ज्यादा एक्सटेंड क्यों हो जाती है, क्योंकि बाकी बच्चे ये भी कहते हैं क्लास लंबी क्यों हो रही है। और क्या बताऊं कि ऐसे कमेंट्स जिनके जवाब भी देने पड़ेंगे। समझ में आई मेरी बात ना? ओके बेटा, तो अब ध्यान से मेरी बात ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन जिसका रहता है तो क्वेश्चन बीच बीच थोड़ा थोड़ा समय के अंतराल पर बीच बीच क्वेश्चन भेजोगे। ये नहीं सर मेरा क्वेश्चन देखिए, सर मेरा क्वेश्चन देखिए, सर मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, ये मैं नहीं करोगे। चलो फिर शुरू करते हैं। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, नो मोर कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं देख रहा, ठीक है? अब एक बच्चा बोल रहा साइबेरिया लिखा, ये बार बार लिखे जा रहा। अरे भाई उल्लू, लिखाऊंगा अब तो एशिया में एंटर किया हूं तो पहले एशिया बताऊं, पहले साइबेरिया लिखा दूं। एक अच्छे बच्चे कभी कमेंट्स नहीं करते, केवल शानदार पढ़ रहे हैं और थैंकफुलनेस के लिए ना एक आध कमेंट्स कर देते हैं, या कि फिर कभी कभार मुझे फोन या मैसेज कर देते हैं। अब एशिया में एंटर किया हूं तो सब पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। लिखा दिया, लिखे जिसे अध्ययन की दृष्टि से, अब लिखोगे आगे, जिसे अध्ययन की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, किया जाता है। लिखो नंबर 1, अलग कर रहे हैं। नंबर 1, एक एक पार्ट अलग कर रहे हैं। नंबर 1 पश्चिम एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं। पश्चिम एशिया, हमारे संदर्भ में ये पश्चिम एशिया है। नंबर 2 पश्चिम एशिया। नंबर 2 ध्यान रखना, मध्य एशिया। नंबर 3 पूर्वी एशिया। नंबर 4 दक्षिण पूर्वी एशिया। नंबर 5 दक्षिण एशिया। 5 भागों में बांटो। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, बांट दिया। एक एक पार्ट को उठाऊंगा, सब लोग हेडिंग देंगे वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया। दिस वन बहुत आराम से आएंगे। एटलस में आपके, जस्ट वेट, मैंने अभी तक एटलस देखा भी नहीं। दिस वन पश्चिम एशिया, एटलस में आप अपने कंटेंट पेज में जाइए और कुछ इस तरह से पश्चिम एशिया, दिस वन यहाँ पर लिखा भी है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया वाले इस पेज के मैप में आइए सभी, ये ऑक्सफोर्ड का है। इसी तरह से वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया इसमें भी दिया है, दिस वन, दिस वन ब्लैक स्वान में। ऐसे थोड़ा ब्राइटनेस कम होगा क्या बोर्ड का? कम है तो कम करो ब्राइटनेस जितना।
आगे से भी वेस्ट एशिया में शुरू करते, चलो थोड़ा सा दबा के गति रखेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण अवस्थिति है, बहुत महत्वपूर्ण अवस्थिति है। देखो यहाँ बहुत अच्छे से, सबसे पहले अगर शुरुआत करेंगे यहाँ से, तो इस तरफ तो आप देखेंगे कि वेस्ट एशिया का ये वाला पूरा सेक्शन मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है, भूमध्य सागर का हिस्सा है। इधर की ओर लगा हुआ है एजियन सी। इधर आपको ध्यान है कि यहाँ पर एक जलसंधि थी जिसका नाम था डॉर्डेनल्स। यहाँ एक सागर है जिसका नाम है मरमरा सागर, मरमरा सागर। यहाँ एक जलसंधि है जिसका नाम है बास्पोरस। यहाँ है आपका ब्लैक सी, कल तक देख चुके हो, कल ही देखे हो, अभी कल परसों तक, कल परसों तक बहुत ध्यान से देखना। मेडिटेरेनियन सी, एजियन सी, डॉर्डेनल्स जल संधि, मरमरा सागर, बास्पोरस जल संधि, ब्लैक सी, और ब्लैक सी के साथ आप याद करो यहां पर आपने देखा था कॉकेसस माउंटेन, कॉकेसस माउंटेन, और कॉकेसस माउंटेन के बाद दिस वन, ये हो गया आपका कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी और कैस्पियन सी के साथ ये जो खाड़ी जैसा दिख रहा है ना, इसको कहते हैं काराबोगाज बे, काराबोगाज की खाड़ी है, कैस्पियन सी से लगी है, काराबोगाज की खाड़ी है। वेस्ट एशिया देखते जाना। अब लौटाते हैं आपको यहां से, ये जिसका नाम काराबोगाज है, काराबोगाज, कैस्पियन, कॉकेसस, ब्लैक सी, बास्पोरस, मरमरा सागर, डॉर्डेनल्स, एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी, और फिर यहां आओ, ये वाला हिस्सा देखो, इजिप्ट लिखा है ना, इजिप्ट, इजिप्ट का ये वाला हिस्सा ही सिनाई है। इसी का नाम हमने बताया था कि ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप, ये सिनाई है, और सिनाई को काट कर ही यहां से एक नहर बनाई गई है जिसे आप स्वेज कैनाल कहते हैं, सिनाई को काट कर ही स्वेज कैनाल कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण देख रहे हो अवस्थिति बेटा, पहले अवस्थिति को ठीक से देख लो, हर लाइन आपको लिखा दूंगा, हर लाइन लिखा दूंगा। ये है आपका रेड सी, रेड सी, लाल सागर है, रेड सी। रेड सी के बाद आपने यहां पर देखा था बाब अल मंडेब जल संधि, याद है कि नहीं है? नहीं होगा याद तो मैं क्या करूं, याददाश्त तो वैसे भी आप लोगों की बड़ी ही दुर्बल है। तो बाब अल मंडेब जल संधि, जरूरी नहीं कि इसमें भी सारी बातें लिखी हों, पर आपको देखना है बाब अल मंडेब जल संधि। फिर उसके बाद अदन की खाड़ी, दिस वन, क्या है ये? अदन की खाड़ी है। ये जो सकोत्रा आइलैंड है इसलिए जरूर जान लीजिए क्योंकि कई बार ये समुद्री जो लुटेरे होते हैं, समुद्री लुटेरे से भाग कर बचता हुआ जहाज सकोत्रा आइलैंड आदि के आसपास जाकर शरण लेता है। यमन एवं ओमान, इन दोनों को आप जानते हैं, हुती विद्रोहियों की वजह से इस समय चर्चा में रहते हैं। यमन एवं ओमान अरेबियन पेनिनसुला के दक्षिण में अवस्थित हैं, दक्षिण में अवस्थित है, बहुत अच्छे से ले चलता हूं आपको। बेसिकली ये जो सागर है इसको कहते हैं अरब सागर। दक्षिण एशिया के दक्षिण में जो सागरीय क्षेत्र है वो है अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। अब उसके बाद आओ, यहां पर आएंगे अरब सागर के बाद, तो ये तो ध्यान देखो, ओमान की वजह से ये कहलाता है गल्फ ऑफ ओमान। जैसे आप यहां देखते हो गल्फ ऑफ अदन देखते हो, क्योंकि अदन नगर है यमन का, तो अदन की वजह से गल्फ ऑफ अदन है, तो ओमान की वजह से ये गल्फ ऑफ ओमान है। और यहां पर एक जलसंधि है जिसका नाम है हारमुज, हारमुज जलसंधि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए ठीक से इसे देख लो, यहां पर हारमुज जलसंधि है। आपके दो में से दोनों एटलस में या एक में जरूर ये सब मिल रहा होगा, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ है भी कि नहीं। बिल्कुल है, हारमुज भी है, गल्फ ऑफ ओमान भी है, सब कुछ है आपके एटलस में। यस, मैं दोनों में देख रहा हूँ, जो भी मैंने दिखाया सब कुछ है आपके एटलस में। बास्पोरस जलसंधि भी है, मरमरा सागर भी है, मरमरा है, बास्पोरस एक में है एक में नहीं है, डॉर्डेनल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने बता ही दिया। काराबुगाज बेसिकली ब्लैक श्वान में है बट ऑक्सफोर्ड में नहीं है, तो मैंने बताया है, इसीलिए दो एटलस। तो यहाँ पर हारमुज जलसंधि है, और हारमुज जलसंधि के बाद ये गल्फ ऑफ पर्शिया है, गल्फ ऑफ पर्शिया है, गल्फ ऑफ पर्शिया है। ये सारी आउटलाइन, ये ओशियनिक आउटलाइन, सी वाटर बॉडी, वाटर बॉडी, वाटर बॉडी की आउटलाइन है, वाटर बॉडी आउटलाइन, ओके, वाटर बॉडी आउटलाइन। उसके बाद अगर हम कहें आपसे कुछ और बात करें बेटा, और बात करें, तो उस बात के क्रम में आपको बताना चाहेंगे, सपोज फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप में एक और मैप भी मैंने निकाले हुए है आपके लिए, दिस वन। पूरे पश्चिम एशिया में, पूरे पश्चिम एशिया में आप देखेंगे तो ये जो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये तो है अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप है, जिसके दक्षिण में ये यहाँ का पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल रूबल खाली है, रूबल खाली है, रूबल खाली है। ये अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला जब उत्तर में ये टेथिस भूसन्नति के सहारे क्षेपित हुआ, तो टेथिस भूसन्नति के अवसादों के वलन से कुछ पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से यहां पर है पॉन्टिंग माउंटेन, तो यहां पर है टॉरस, और पॉन्टिंग और टॉरस के बीच अनाटोलिया का पठार है। किसका पठार है? अनाटोलियन प्लेटो है, दिस वन, अनाटोलिया का पठार, अनाटोलिया का पठार, दिस वन, अनाटोलिया का पठार। ऊपर में ब्लैक सी से लगा हुआ पॉन्टिंग, नीचे टॉरस। फिर से आगे देखेंगे आप, यहां पर फिर से आप देखेंगे ये आर्मेनियन, आर्मेनियन हाईलैंड का हिस्सा है, जिसके बारे में कुछ और भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे देख सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि यहां पर ईरान के इसी तरह उत्तरी भाग में एलबुर्ज पर्वत है, और ईरान के दक्षिण और पश्चिमी भाग में जैग्रोस पर्वत है, और इसके बीच में यहां अवस्थित है ईरानियन प्लेटो, ईरानियन प्लेटो, ईरानियन प्लेटो, दिस वन, ये ईरानियन प्लेटो।
ये जो, और आगे बात करूंगा दोस्तों, बस सुनते जाना आप। यहां पर अवस्थित है एक पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। यहां पाकिस्तान में है सुलेमान और किरथर श्रेणियां हैं। इसके बीच में अफगानिस्तान का पठार है और ईरानियन प्लेटू का हिस्सा है। ठीक है, फिर से आगे आओ, फिर से आगे आओ, सुनते जाना बेटा, ध्यान से सुनते जाना। ये जो सेंट्रल एशियन माउंटेन है, सारे के सारे न्यू फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। अल्पाइन ओरोजेनी के दौरान, अल्पाइन ओरोजेनी के दौरान निर्मित पर्वत श्रेणियां हैं, जिनके बीच में कुछ पठार हैं, मरुस्थल है, जिनके बीच में कुछ पठार हैं, मरुस्थल है। पश्चिम एशिया की दो सबसे बड़ी नदियां, इसमें से एक को यूफेट्रस कहते हैं और दूसरे को टिग्रिस कहते हैं। तो ये टिग्रिस एंड यूफेट्रस है, इन्हें हम आमतौर पर हिंदी में दजला एवं फरात कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? दजला एवं फरात कहते हैं। दजला एवं फरात किस नाम से जाना बेटा हमने इनको? दजला एवं फरात के नाम से जाना। ठीक है, फरात के नाम से जाना, दजला एवं फरात। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, फिर से सुनना, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन आदि का नाम अगर आपने सुना है, आदि का नाम अगर आपने सुना है तो बेटा क्या है, फिर से बताना चाहूंगा, उन तमाम सभ्यताओं का विकास इन्हीं दजला एवं फरात नदी द्रोणियों के आसपास हुआ था, इन्हीं नदी द्रोणियों के आसपास हुआ था। तो बेसिकली टेथिस भूषणति के अवसादों के वलन से यहां पर कुछ पर्वत श्रेणियां, तो कुछ अंतरा पर्वतीय पठार बने, और जो हिस्से वलित नहीं हो पाए वह काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, पर्शियन खाड़ी आदि के नामों से आज जाने जाते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, यह पूरा का पूरा जल क्षेत्र दोस्तों, यह टेथिस भूषणति का ही भाग है। भूषणतियों पर पाए जाने वाले विविध प्रकार के जो जंतु वर्ग हैं, उन जंतु वर्गों के अवशेषों के दफन होने एवं रासायनिक रूप से कायांतरित होने से पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। इसीलिए वेस्ट एशिया दुनिया में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। वेस्ट एशिया दुनिया में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है, क्योंकि यहां पर ये टेथिस, बेसिकली ये टेथिस भूषणति का रेमिटांस क्षेत्र है। पर आप देखोगे सर, पेट्रोलियम का इतना भंडार होते हुए भी यह देश मरुस्थल क्यों है? तो मरुस्थल होना और पेट्रोलियम का भंडार होना, दोनों में कोई आपस में संबंध नहीं है बेटा। इस क्षेत्र के मरुस्थल होने की वजह है, यहां पर अपतटीय व्यापारिक पवनें चलते हैं। यह उपोष्ण उच्च दाब पेटी में अवस्थित है, जिससे व्यापारिक पवनों की अपतटीयता का प्रभाव लागू होता है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र मरुस्थल है। दुनिया का तीसरा बड़ा मरुस्थल है, पहला सहारा, दूसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और तीसरा वेस्ट एशियन डेजर्ट है। दुनिया का तीसरा बड़ा मरुस्थल यहां पर अवस्थित है। काराबुरान जैसे धूल भरे अंधड़ चलते हैं दोस्तों, यहां पर धूल भरी आंधियां चलती हैं। यहां अवस्थित मुख्य जो जनजाति है, यहां जो पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, उसे बद्दू या बदाविंस कहते हैं। चलवाशी पशुचारण का काम करती है, खाना बदोश सी जिंदगी जीती है, खाना बदोश सी जिंदगी जीती है। फिर से सुनते जाना दोस्तों, यह संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश ऊर्जा भंडार होने के कारण और अपनी अवस्थिति के कारण, क्योंकि इसकी अवस्थिति आप देखेंगे तो रिमलैंड क्षेत्र में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो ऊर्जा भंडार एवं अपनी अवस्थिति या रिमलैंड में अवस्थित होने के कारण यह क्षेत्र दुनिया में विश्व राजनीति, जिसको विश्व भू राजनीति का अड्डा बना रहता है, जिसे आप वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। दुनिया की निगाहें हमेशा यहां पर टिकी रहती हैं। बिल्कुल माउंटेन्स के नाम लिखाऊंगा बेटा, जो बोल रहा हूं सब लिखाऊंगा तो रिपीटेड हो जाएगा, वैसे भी किसी को कुछ समझने सुनने में दिक्कत रह गई तो सब कुछ लिखाऊंगा, सब कुछ, सब कुछ। इस समय पर भूमध्य सागर से लगा हुआ यह तटवर्ती हिस्सा सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन और सिनाई, देखो यहां पर सिनाई प्रायद्वीप लिखा भी है, सिनाई, ये काफी चर्चा में है। ये पूरा का पूरा हिस्सा दोस्तों काफी चर्चा में है, क्योंकि यहां पर इजराइल सबकी हेकड़ी निकाल रहा है। यहां पर इजराइल सबकी एक एक करके हेकड़ी निकाल रहा है। तो दोस्तों इस समय यह काफी चर्चा में है। ना केवल मैं इसकी बात करूं, लेकिन गाहे बगाहे यह पूरा का पूरा क्षेत्र ही किसी ना किसी कारण चर्चा में रहता है। लेकिन कारण भी अगर आप देखोगे तो विश्व राजनीति है, विश्व भू राजनीति है, क्योंकि सारे के सारे जो शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वह अपनी प्रभुता यहां पर तेल या ऊर्जा की प्राप्ति या उपलब्धता के लिए बनाए रखना चाहते हैं। आखिर अमेरिका का ईरान से क्या विवाद है? इराक एवं इराक के मध्य के विवाद की वजह क्या थी? अफगानिस्तान में रहते हुए अमेरिका क्यों वापस लौटा? तो ध्यान रखना कि सद्दाम हुसैन को मार किस प्रकार का लोकतंत्र यहां पर अमेरिका लाया है। तो संपूर्ण वेस्ट एशिया, जिसे वो लोग मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, उसमें इन सब का आपसी रवैया रहता क्या है? यह तमाम चीजें दोस्तों गहरी नजर रखिएगा, पैनी नजर रखिएगा, ताकि आपको कभी भी चीजें समझने में दिक्कत ना हो। तो चलो मैं लिखाता हूं यहां पर। अब एशिया हेडिंग देने के बाद सभी लोग क्या लिखोगे ध्यान से समझना कि भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम एशियाई भूखंड, अरेबियन प्लेट,
अरेबियन प्लेट कॉमा अनाटोलियन प्लेट, अनाटोलियन प्लेट एवं एवं टेथिस भूसंगति के अवसादों के वलन से निर्मित है। टेथिस भूसंगति के अवसादों के वलन से निर्मित है। टेथिस भूसंगति के अवसादों के वलन से निर्मित है, निर्मित है, वलन से निर्मित है। इतनी बात सुन लिया। इसीलिए इसीलिए यहां यहां दुनिया का सर्वाधिक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भंडार, दुनिया का सर्वाधिक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भंडार पाया जाता है। दुनिया का सर्वाधिक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भंडार पाया जाता है, पाया जाता है। पूर्ण विराम लगाओ, लिखो यहां आज आज पाए जाने वाली कई खाड़ियां एवं सागरीय क्षेत्र, कई खाड़ियां, झील एवं सागरीय क्षेत्र, खाड़ियां, झील एवं सागरीय क्षेत्र कैस्पियन सागर का ही बचा हुआ शेष भाग है। बचा हुआ शेष भाग है, शेष भाग है। जैसे जैसे अरल सागर, अरल सागर मध्य एशिया में है, ठीक है ना, पर सबका नाम लिखाऊंगा अब। अरल सागर, कैस्पियन सागर, लिख लेना सबका अंडरलाइन करके। कैस्पियन सागर, काराबुगाज की खाड़ी, काराबुगाज की खाड़ी, काला सागर, काला सागर, मरमरा सागर, मरमरा सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर एवं फारस की खाड़ी, लाल सागर एवं फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी आदि आदि। पूर्ण विराम लगाएं, लिखे टेथिस के अंग होने के कारण ही, टेथिस के अंग होने के कारण ही इनके तटवर्ती भागों एवं इनके तटवर्ती भागों एवं तली क्षेत्र में, तली मतलब बॉटम, तली क्षेत्र में दुनिया का सर्वाधिक हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट, दुनिया का सर्वाधिक हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट डिपॉजिट पाया जाता है, पाया जाता है। पूर्ण विराम, फिर पैरा चेंज करोगे, लिखो मध्य एशिया में, मध्य एशिया में नवीन वलित श्रेणियों की क्रमिक श्रृंखला, नवीन वलित श्रेणियों की क्रमिक श्रृंखला तुर्की, टर्की का ही नाम अब तुर्की हो गया है, तुर्की से लेकर हिंदुकुश पर्वतों तक पाई जाती है, जहां 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 पॉन्टिंग या अनाडोलू पर्वत, पॉन्टिंग का ही नाम है अनाडोलू, जहां पॉन्टिंग या अनाडोलू पर्वत एक ही है, पॉन्टिंग या अनाडोली, तथा तथा टॉरस पर्वत श्रेणियों के मध्य, टॉरस पर्वत श्रेणियों के मध्य अनातोलिया, अनातोलिया एवं अनातोलिया का पठार एवं अर्मेनियन ग्रंथि, अनातोलिया का पठार एवं अर्मेनियन नॉट मतलब अर्मेनियन प्लेटू, कुछ भी लिख सकते, अर्मेनियन ग्रंथ लिखना ज्यादा अच्छा है, अर्मेनियन ग्रंथि की अवस्थिति है, अर्मेनियन ग्रंथि की अवस्थिति है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखेंगे एल्बुर्ज तथा जैग्रोस पर्वतों के मध्य, एल्बुर्ज तथा जैग्रोस पर्वतों के मध्य ईरानियन पठार, ईरानियन पठार, ईरानियन पठार के मध्य ईरानियन पठार की अवस्थिति है, की अवस्थिति है, जबकि हिंदुकुश एवं किरथर सुलेमान के मध्य, हिंदुकुश एवं किरथर सुलेमान के मध्य अफगानिस्तान का पठारी क्षेत्र है, अफगानिस्तान का पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े बेटा ध्यान से, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करना है। पैरा चेंज करेंगे फिर से, और पैरा चेंज करते हुए कुछ बातों की ओर बढ़ना है मुझे, ठीक है। तो कुछ बातों की कैसे बढ़ेंगे, तो ऐसा लिखो, लिखो अरेबियन प्रायद्वीप, ये जो फारस की खाड़ी और इसके बीच है, अरेबियन प्रायद्वीप, प्रायद्वीप में सबसे बड़े देश सऊदी अरेबिया,
में सबसे बड़े देश सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के अलावा दक्षिणी भाग में यमन एवं ओमान, दक्षिणी भाग में यमन एवं ओमान, कॉमा लगाइए, फारस की खाड़ी तट में, फारस की खाड़ी तट में यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, यूएई, कतर, कतर, बहरीन एवं कुवैत की अवस्थिति है, बहरीन एवं कुवैत की अवस्थिति है, जबकि उत्तर में इराक, इराक, सीरिया, लेबनान, इराक, सीरिया, लेबनान, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन एवं फिलिस्तीन की अवस्थितियां हैं, फिलिस्तीन की अवस्थितियां। पहले राष्ट्र दिखा दिया कि इसमें क्या क्या अवस्थित है, फिर अभी इनकी महत्ता दिखाएंगे, इनकी महत्ता दिखाएंगे, ठीक है ना, महत्ता दिखाएंगे। पहले चेंज करो, पहले चेंज करते हुए कैसे देखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले पर्शियन गल्फ में आएंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी एवं इसका तटवर्ती क्षेत्र, पहले चेंज कर देना, फारस की खाड़ी एवं इसका तटवर्ती क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र, संपूर्ण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक, संपूर्ण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक आर्थिक महत्व का है, आर्थिक महत्व का है, जो ओमान की खाड़ी से हार्मुज जलसंधि द्वारा जुड़ा हुआ है। ये जलसंधि याद रखेंगे, बहुत स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हार्मुज जलसंधि द्वारा जुड़ा हुआ है। इस जलसंधि के समीप, जलसंधि से जुड़ा हुआ मैंने लिख रहा बल्कि समीप लिख रहा हूं, इस जलसंधि के समीप, समीप 7 मतलब 7 का मतलब कितना होगा 7। जैसे राजधानियां होती है ना, तो यहां पर राजा होगा तो राजधानी होगी, यहां शेख है तो शेखों की धानी होगी, शेख धानी को बोलते हैं शेखडम। तो लिखेंगे कि यहां 7 शेखडम का समूह, जैसे किंगडम होता है तो ऐसे शेखडम है, यहां पर 7 शेखडम का समूह यूएई अवस्थित है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात अवस्थित है, अवस्थित है। शेखडम, 7 शेखडम यूएई अवस्थित है, जहां दुबई एवं शारजाह, सॉरी, दुबई एवं आबू धाबी, दुबई एवं आबू धाबी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पूर्ण विराम लगाकर। दुबई, दुबई पश्चिम एशिया में, दुबई पश्चिम एशिया में अपने आप को, दुबई पश्चिम एशिया में अपने आप को अंतरराष्ट्रीय नगर के रूप में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नगर के रूप में विकसित किया हुआ है। वाणिज्यिक सिटी है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य नगर के रूप में विकसित किया हुआ है, के रूप में विकसित किया है, जिसे गोल्ड सिटी ऑफ, गोल्ड मतलब सोना, गोल्ड सिटी ऑफ वेस्ट एशिया कहते हैं, गोल्ड सिटी ऑफ वेस्ट एशिया कहते हैं, वेस्ट एशिया कहते हैं। पूर्ण विराम लगाओ, फिर क्या लिखोगे, यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक नगर भी है, पर्यटक। यूएई में आपको 2 की अवस्थिति दिखाऊंगा, अबू धाबी एवं दुबई के बारे में, ठीक है ना। फिर पूर्ण विराम लगाओ, फिर पैरा चेंज करो, लिखो कतर एवं बहरीन, कतर एवं बहरीन के साथ साथ सऊदी अरेबिया का तटवर्ती भाग, सऊदी अरेबिया का तटवर्ती भाग पेट्रोलियम भंडार उत्पादन निर्यात, पेट्रोलियम भंडार उत्पादन निर्यात के लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है, जहां कतर, आगे लाइन बोल रहा हूं, जहां कतर का दुखान याद करना पड़ेगा, कतर का दुखान एवं सऊदी अरेबिया का घाबर अघाजारी अल दम्मम क्षेत्र एकदम कतर से लगे हुए हैं, ये पूरा क्षेत्र घाबर अघाजारी अल दम्मम का क्षेत्र है, अल दम्मम क्षेत्र सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादित करते हैं, सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादित करते हैं, पूर्ण विराम। अघाजारी को काट देंगे बेटा, सॉरी क्षमा चाहूंगा, ये अघाजारी उस पे है, ईरान में है, इसको काट देंगे। घाबर एवं अल दम्मम ही लिखना है यहां पर, घाबर अल दम्मम, यहां एक और लिख सकते हैं नाम, घाबर अघाजारी की जगह लिख दे धैरान, घाबर धैरान
अल दम्मम, ये नाम लिख सकते हैं। तो दुखान हो गया कतर में और सऊदी अरेबिया में घाबर धैरान अल दम्मम, ठीक है ना। अगर जारी बस काट देंगे, क्षमा चाहूंगा दोस्तों त्रुटि के लिए, लेकिन अचानक ध्यान में रहा, ठीक है ना। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम ये लिख दिया आपने। फिर क्या लिखेंगे यहीं पर, यहीं पर क्या लिखेंगे विदाउट पैरा चेंज, बहरीन को पर्ल आइलैंड ऑफ वेस्ट एशिया कहते हैं। बेसिकली बहरीन के आसपास आर्टिफिशियल मोती उत्पादन होता है, पर्ल फार्मिंग की जाती है। तो बहरीन को क्या लिखेंगे, जिसकी राजधानी मनामा है, तो बहरीन को पर्ल आइलैंड ऑफ वेस्ट एशिया कहते हैं। पर्ल आइलैंड ऑफ वेस्ट एशिया कहते हैं, वेस्ट एशिया कहते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करो, लिखो सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद, सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद, रियाद इस पठार का सबसे बड़ा नगर है, इस पठार का सबसे बड़ा नगर है, जिसके दक्षिण में, जिसके दक्षिण में अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल, जिसके दक्षिण में अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल रूबल खाली, रूब अल खाली, रूबल खाली, जिसके दक्षिण में अरब प्रायद्वीप का बड़ा मरुस्थल रूबल खाली है, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार यमन एवं ओमान तक है, यमन एवं ओमान तक है। पूर्ण विराम लगाते हुए लिखेंगे लाल सागर तट से संलग्न ये नगर। देखो जिद्दा, 3 नगर आपको दिखाऊंगा, लाल सागर तट से संलग्न, एक नगर यहां जिद्दा है, फिर मक्का है और मदीना है। लाल सागर तट से संलग्न जिद्दा को यूएसए, यूएसए, यूएसए पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस, अरे इन सबको जलजले में जलाकर रख देगा ये। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस अवस्थित कर रहा है, अवस्थित कर रहा है, जिसके समीप मक्का एवं मदीना, जिसके समीप मक्का एवं मदीना हज यात्रा के लिए, हज यात्रा के लिए जाने जाते हैं, हज यात्रा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, जाने जाते हैं। पूर्ण विराम। तो देखो आपने भी क्या देखा, आपने सऊदी अरेबिया देखा, यमन ओमान के बारे में मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ खास नहीं करते, खजूर का उत्पादन करेंगे, ठीक है कि नहीं, कुछ मात्रा में पेट्रोलियम का भी उत्पादन करेंगे, जिनकी महत्ता ज्यादा है, जहां से प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश है, उनके बारे में बात करेंगे ना दोस्तों। ऐसा थोड़ी कि सारी कंट्रीज पढ़ा रहे हैं, कंट्रीज नहीं पढ़ा रहे, रीजनल ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो। यहां पर आपने यूएई देखा, यहां पर आपने कतर देखा, फिर यहां पर बहरीन देखा, इतनी बात खत्म हुई। अब आगे बढ़ते हैं, पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे, पैरा चेंज करते हुए क्या लिखेंगे ध्यान से हम लोग, अब ऐसा कुछ पढ़ेंगे पैरा चेंज करते हुए, हम इधर से आएंगे, अब यहां पर नहीं आएंगे, इधर से आएंगे और ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। तो कैसे इसके बारे में लिखेंगे, तो लिखें पैरा चेंज करते हुए, अंडरलाइन करते लिखेंगे कि फारस खाड़ी के पूर्व में, फारस खाड़ी के पूर्व में पश्चिम एशिया के दूसरे बड़े देश ईरान की अवस्थिति है। सऊदी अरेबिया के बाद ईरान का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। के पूर्वी भाग में किसकी अवस्थिति है, ईरान, ईरान की अवस्थिति है, ईरान की अवस्थिति है। लिखो प्राचीन पर्शियन सिविलाइजेशन, पर्शियन संस्कृति, प्राचीन पर्शियन सिविलाइजेशन की प्रमुख भूमि, प्राचीन पर्शियन सिविलाइजेशन की प्रमुख भूमि ईरान, ईरान। अब ईरान के बारे में आएंगे और मुझसे कुछ सुनेंगे, ईरान के बाद अब छोड़ देंगे, लिखना छोड़ेंगे, मेरे तरफ आएंगे थोड़ा सा। ईरान, अब ईरान के कुछ नगर आपको देखना बहुत जरूरी है, ईरान के कुछ नगर आपको देखना बहुत जरूरी है, ध्यान से। फारस की खाड़ी के इस तट पर जहां पर ये सिराज नामक नगर है, सिराज नामक नगर, एक तो ये पूरा बेल्ट है, एक ये पेटी है। फिर फारस खाड़ी के उत्तर का ये एक क्षेत्र है जहां मस्जिद सुलेमान से करमान शाह तक का क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है। ईरान के सबसे बड़े पेट्रोलियम उत्पादक है, और ये वाला क्षेत्र जो है, यही क्षेत्र कहलाता है आघाजारी, ये आघाजारी पेट्रोलियम क्षेत्र है, और ये कहलाता है लाली, ये वाला क्षेत्र कहलाता है लाली पेट्रोलियम क्षेत्र। तो ईरान के 2 सबसे बड़े पेट्रोलियम उत्पादक है, एक फारस खाड़ी के पूर्व में अवस्थित है, एक उत्तर में अवस्थित है, जहां सिराज, मस्जिद ए सुलेमान, करमन शाह जैसे महत्वपूर्ण नगर अवस्थित है दोस्तों, महत्वपूर्ण नगर अवस्थित है। ईरान के उत्तरी भाग में यहां तेहरान है, एलबुर्ज पर्वत से संलग्न, और यहां मसहद है, यही दोनों नगर भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। पर उसके अलावा आपको बताऊं मजे की बात कि इसके इस संपूर्ण भाग को अगर आप देखेंगे, इस भाग में देखेंगे तो यहां पे दस्त ए कबीर, फिर यहां पर दरियाए नमक, दस्त ए लुत, ये तमाम मरुस्थलों की अवस्थिति है। तो दस्त ए कबीर, दरियाए नमक, दस्त ए लुत जैसे मरुस्थल यहां अवस्थित हैं, ये मरुस्थलों का क्षेत्र है, मरुस्थलों का क्षेत्र है। बेसिकली ईरान के पश्चिम में जो टैब्रिज नामक नगर अवस्थित है, ये ईरान का एक प्रकार से कल्चरल सिटी है। टैब्रिज एवं जो ये उरुमिया है, ये दोनों महत्वपूर्ण नगर हैं, महत्वपूर्ण नगर हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि टैब्रिज एवं उरुमिया तक भारतीय हिंदू सनातनी धर्म परंपरा के आज भी सबसे बड़े साक्ष्य मिलते हैं, आज भी सबसे बड़े साक्ष्य मिलते हैं।
यहाँ के पत्थरों पर उकेरे गए ओम की आकृतियां, स्वास्तिक निशान की आकृतियां, वैदिक मंत्रों को उकेरे गए चट्टानें मिलती हैं यहाँ भी। ये पूरा क्षेत्र उसके प्रभाव में था, उसके प्रभाव में था, प्रभाव में था। आपको यह भी बता दूं कि जब आप पश्चिम एशिया के जेनोसाइड्स के बारे में, जब अभी कुर्द क्षेत्र में कुर्द मुस्लिम जनजातीय समुदाय ने अपने आप को आक्रांता एवं आतंकवादी साबित किया, कुर्द मुसलमानों ने यहां रह रहे यजीदी समुदाय की नृशंस हत्याएं की। दोस्तों, यह इतने बर्बरता से इनका दमन किया है इन्होंने कि इन्होंने छांट छांट कर पुरुषों के गांव खाली करा दिए। एक एक करके पुरुषों की गर्दनें काटी, महिलाओं को सेक्स गुलाम बनाया। दुनिया में मैंने बताया कि मानव से बर्बर कोई नहीं हो सकता दोस्तों। और जिस समय मानव धर्मांध हो जाता है ना, तो धर्मांधता की बर्बरता तो अपने आप पे पराकाष्ठा है, पैशाचिक पराकाष्ठा है। हम किस पिशाच और राक्षस की बात करते हैं, देखना है तो सीधे मानव को देख लिया करो, जो अपनी मानवता खो चुका है पूरी तरह से। इसे देख लिया करो बेटा, यहां देखा करो पैशाचिक नृशंस हत्याएं कैसे की जाती हैं, कभी इन्हें देखने की कोशिश करना। तो ये ईरान का क्षेत्र है, और ईरान का ये क्षेत्र, ध्यान से सुनना, मैं जहां पहुंचाने जा रहा हूं आपका, ईरान का ये क्षेत्र, ये देखना यहां पर बेसिकली जो आर्मेनियन नॉर्थ से लगा हुआ ये वाला हिस्सा है, तो तुर्की का भाग, ईरान का भाग, इराक का भाग और सीरिया का भाग, ये मिलकर ये वाला जो भौगोलिक प्रदेश है, ये कहलाता है कुर्दिस्तान। कुर्द मुस्लिम समुदाय रहता है, अत्यंत बर्बर कुर्द मुस्लिम समुदाय रहता है। और इसी कुर्दिश, जब इस्लामिक स्टेट आईएसआई का आपने सुना होगा, जब अभी बीच में आतंकवादी गिरोह या संगठन उभर कर सामने आया, इन कुर्द मुसलमानों से उठकर निकला, पहली बात। दूसरी बात आप नोटिस करना यहां पर, इस क्षेत्र का यह संगठन ऐसे जलजले में आया कि सबसे पहले तो यहां पर जितनी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज थी, सबका दमन कर दिया। अरे दोस्तों, एक लाइन से खड़े करके हत्याएं की थी। और हत्याओं के भी यार क्या क्या प्रारूप देखने को, मतलब हत्याओं का घृणित स्वरूप अगर देखना है ना, तो कभी इस्लामिक स्टेट के जो अतिवादी आतंकवादी हैं, इनके द्वारा की गई हत्याओं को देखोगे, रूहें कांप जाएंगी दोस्तों। इन्हें जन्नत में श्वेत वस्त्र धारणी हूरें मिले ना मिले, मुझे नहीं पता इन्हें कब हूरें मिलेंगी यहां से, इन मानव जातियों की हत्याएं करते हुए। कुल मिला के मानव जाति क्या कहूं, काफिरों की हत्या करते हुए। लेकिन दूसरी बात जरूर बात बोलते हैं, हूरें ना मिले लेकिन सच बताता हूं, इनके द्वारा की गई हत्याओं के प्रारूप को देखेंगे, रूहें कपकपा जाती हैं दोस्तों, कि इतनी बर्बरता कैसे हो सकती है किसी मानव जाति में। तो ये यहां आपको देखने को मिलेगा, कुर्द का क्षेत्र है। और एक समय था कि इस पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे फैलता जा रहा था, इस समय सिमट गया, पर सिमटा तो, लेकिन यहाँ की यजीदी समुदाय, जो यजीदी बेसिकली, यजीदियों को हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी के बीच का एक युग्म माना जाता है। बेसिकली ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे पुराने, लेकिन जब मिशनरियों ने अपना प्रचार प्रसार किया, तो उस प्रचार प्रसार के क्रम में यह कन्वर्ट बहुत अधिक मात्रा में, तो दोनों के सांस्कृतिक प्रारूप देखने को मिलते थे। और इन्हें यहाँ कहां गवारा होती है बात, तो इन्हें सबकी हत्याएं कर दी, सबकी हत्याएं की, महिलाओं की नहीं। ओके, प्रकाश की उनकी भी कर दिए होते। किस जिल्लत की जिंदगी जी रही होंगी इन हूरों के लालची नर पिशाचों के साथ, कैसे कल्पना भी नहीं कर सकते यार, आत्मा कांप जाती है कभी विचार करे तो। खैर, आते हैं दोस्तों यहां पर। तो ये पूरा क्षेत्र कुर्द का क्षेत्र था, और कुर्दिस्तान के इसी क्षेत्र में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये जो इराक है, इराक का ये वाला क्षेत्र, इराक का ये क्षेत्र, दिस वन, ये इराक के क्षेत्र की बात करते हैं, जहां पर 3 नगर तो जरूर देखो, माजुल, इरबिल, किरकुक। 3 नगर कौन कौन से देखोगे, माजुल, इरबिल, किरकुक, यहां पर दिस वन, ये है माजुल, ये है इरबिल, ये है किरकुक। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, माजुल, इरबिल, किरकुक, इसे जानते हैं बाबा गागुर। किस नाम से जानते हैं इसे, ये इराक का है, बाबा GAUGUR, बाबा गागुर ऑयल फील्ड है बेटा, ये बाबा गागुर ऑयल फील्ड है। मजे की बात बताऊं, सिया और सुन्नी के बीच के विवादों से उठ खड़ा हुआ एक सैन्य तख्ता पलट करता हुआ तानाशाह, जिसे आप सद्दाम हुसैन के नाम से जानते हैं, सद्दाम हुसैन के नाम से जानते हैं। अमेरिका दुनिया में मानव कल्याण का झंडा लिए घूमता है, उसका मानव कल्याण कैसा है, कई बार तो सोचकर समझ नहीं आता कि आखिर क्या मजाक है ये सब। जिस समय पर यहां लोकतांत्रिक क्रांति करता है, वह तानाशाह जिसने हजारों सिया मुस्लिम समुदाय के लोगों की हत्याएं करवाई थी, अपनी जान की भीख मांगता हुआ एक छोटी सी जंगल की गुफा में छुपा हुआ था। जो भी बातें हैं, सत्यता कैसी है उस पर खूब आप यूट्यूब पर ऑथेंटिक चैनल्स पर जाकर खोजिएगा, हर एक लाइन खोजिएगा, हर एक शब्द खोजिएगा। अगर कुछ एक मुख्य शब्द गलत निकले तुरंत मुझे बोलिएगा, हर एक शब्द ऑथेंटिसिटी वाले बोल रहा हूं दोस्तों। एक जंगल था जिसको बियाबान कह सकते हो आप, उस बियाबान में झुरमुटों के बीच एक गुफा थी, उस गुफा में छुपा दोस्तों, बढ़ी हुई दाढ़ी है, धूल धूसरित बदन है, यहां से यहां तक टपकी हुई लार है, सलाइवा जिसे कहते हैं। एक फूटी सी मटकी है, मटकी समझते हो, मटकी जानबूझकर बोलना चाहूंगा, फूटी सी, जिसमें पानी की चंद बूंदे हैं। एल्यूमिनियम का एक टूटा फूटा सा तुचका सा आप ऐसे कह सकते हैं, एक पात्र था जिसमें चावल के चंद दाने थे, चावल के दाने थे, ये भी ध्यान रखना, चावल के चंद दाने थे। सेनाओं के कुछ कारिंदे जब इसके पास पहुंचते हैं, दोस्तों, तो चावल के वही दाने बीन बीन कर खाता, अन्न के लिए तरसता। यह दुनिया का शहंशाह जो अपने आप को मानता था,
ऐसी जगह ले जाकर दफनाया गया कि उसको अपनी जमी भी अख्तियार ना हुई है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर हो तो इंसानियत एवं मानवता के साथ जी लेना, अन्यथा आपकी जिंदगी भी कुत्तों से घटिया कुछ और नहीं होगी। आपकी जिंदगी और आपकी जिंदगी का अंत भी, सच बताऊं तो शूकर मृत्यु होगी और कुकर मृत्यु के भांति होगी। तो शूकर और कुकर मृत्यु से बचना है तो मानवता के साथ जी लेना, अन्यथा कुछ बचेगा नहीं, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा शेष, कुछ बचता नहीं है। दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन की उस घटना का साक्षी नहीं हूं, लेकिन उस घटना के दौर पूरे होशो हवास में था। उस घटना के दौर में पूरे होशो हवास में था। उस घटना का एक एक न्यूज क्लिप बार बार रिपीट कर करके देख रहा था और उन भावों को समझने की कोशिश कर रहा था कि हे मानो तेरा हो क्या रहा है। लीबिया का तानाशाह गद्दाफी जिस समय पर पकड़ा गया था तो जान की भीख मांगता हुआ सड़कों के नीचे से, जो पाइप नहीं होते पानी निकलने के लिए, मोटे मोटे से बड़े बड़े से पाइप होते हैं, तो सड़कों के नीचे उस पाइप में छुपा और दोनों ओर से कुछ कटीली झाड़ियों को रख लिया था कि मुझे कोई देख ना पाए। कैसी जिंदगी व्यतीत कर रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था वहां जीते हुए, वहां पर लेटा, वहां पर बैठा, छुपा था एक सड़क के नीचे। पानी प्रवाहित होने वाली उस पुलिया या उस पाइप पर न भोजन था न पानी था। कुछ उसके अपने लोग हैं, कभी कभार कुछ भोजन पहुंचाते थे, कुछ पानी पहुंचाते। जी लिया जिंदगी, जोड़ लिया दुनिया भर की संपत्ति, जोड़ लिया दुनिया भर की संपत्ति। किसके लिए जोड़ा, क्या जोड़ा, कहां लेकर गया, क्या लेकर गया, क्या पाया। लेकर गया तो चल छोड़ दे, कोई नहीं लेकर जाता, लेकिन क्या पाया ये देखो। अहिंसा परमो धर्म, ध्यान रखना चेतना पर, धर्मो रक्षित रक्षता भी ध्यान रखना, पूरा सेंटेंस भी ध्यान रखना बेटा, चेतना। ओके, ध्यान से आगे समझो यहां पर। तो ऐसी स्थिति में इसी किरकुक शहर में छुपा हुआ था, इसी किरकुक शहर में छुपा हुआ था। तो ईरान का एक तो ये क्षेत्र है, माजुल इरबिल, किरकुक वाला क्षेत्र है, किरकुक वाला क्षेत्र है। तो दूसरे नंबर पर आपको मैंने बताया कि पश्चिम एशिया की यहां दो सबसे बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसमें से एक नदी है दजला तो दूसरी नदी है फरात। और अल बसरा नगर के पास ये आपस में मिल जाती हैं और इनकी संयुक्त धारा को, दजला फरात की संयुक्त धारा को शैट अल अरब कहते हैं। क्या कहलाते हैं? शैट अल अरब, शैट अल अरब। अदनान बिल्कुल फांसी है, बिल्कुल फांसी दी गई थी बेटा उसे, लेकिन फांसी देने के बाद कहां दफन किया गया था, याद करो उस घटना को। अमेरिका ने अपनी धरती पर उसकी अपवित्र शरीर को दफन करना था, कुछ इतना ही समझा, प्रारूप कुछ और दिया और ले जाकर कैरेबियन सागर की अनंत गहराइयों में दफन किया था उसे। बिल्कुल फांसी दी गई थी बेटा। पूरी घटना का जिक्र करूंगा तब तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, समझ गए बेटा। तो आगे यहां देखो, आगे यहां देखो, इस शक्ल अल बशरा देख रहे हो, मैंने बताया कि प्राचीनतम मेसोपोटामियन बेबीलोनियन सभ्यता की धरा है ये, सभ्यता की धरा है ये, जहां पर फिर से बताओ ये करबला, रोमेला एवं जुबैर, तो ध्यान से, करबला, रोमेला एवं अल बसरा के बीच दूसरी यहां की एक ऑयल बेल्ट है। यहां से दूसरा सर्वाधिक, पहला तो इस क्षेत्र से, दूसरा यहां से पेट्रोलियम का उत्पादक ईरान करता है। ईरान पश्चिम एशिया में सर्वोत्तम गुणवत्ता का डेट पॉम मतलब खजूर का उत्पादक है, खजूर का उत्पादक है, समझते जाइएगा, डेट पॉम का उत्पादक है, खजूर का उत्पादक है। फिर से बताना चाहूंगा आपको, फिर बताना चाहूंगा, यहां से बस समझते चलिएगा दोस्तों, ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके दक्षिण में अवस्थित है ये कुवैत। कुवैत छोटा राष्ट्र है, कुवैत। गल्फ वॉर के बारे में 1990 के आसपास, 1989 में हुए गल्फ वॉर की कहानी तो आपने पढ़ी ही होगी। बर्गन तेल क्षेत्र के कुओं में लगाई गई आग कई कई सालों तक जलती रही, कई कई सालों तक जलती रही। मगवा अहमदी क्षेत्र से तेल का उत्पादन कुवैत को काफी सालों तक के लिए बंद करना पड़ा और एक ऑयल क्राइसिस इस दौर पर आया दुनिया के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर ऑयल क्राइसिस की स्थिति आई। मेरे कहने का मतलब है कि हर वक्त लड़ाइयां, हर वक्त युद्ध के जलजले में जलता पश्चिम एशिया क्या तेल के लिए लड़ रहा है? क्या यहां केवल तेल की लड़ाइयां हैं? अगर लड़ाइयां केवल तेल की होती तो इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई क्या तेल की लड़ाई है? आप कहोगे सर भौगोलिक क्षेत्र की लड़ाई है, तो भौगोलिक क्षेत्र की लड़ाइयां होती तो पूरा रूबल खाली पड़ा हुआ था, तो नुगेव डिजर्ट ही क्यों सही, पूरा रूबल खाली पड़ा हुआ था तो नुगेव डिजर्ट ही क्यों सही, जॉर्डन का बहुत बड़ा क्षेत्र बंजर पड़ा हुआ है तो नुगेव डिजर्ट ही सही क्यों सही? क्योंकि कुछ लोगों को आदत ही होती है दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने की, और दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाओगे तो सारा देश सहिष्णु तो नहीं होगा। सहिष्णुता का पाठ पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला राष्ट्र केवल भारत मिला है, सारा देश तो सहिष्णु नहीं होगा। अगर भारत सहिष्णु ना हुआ होता तो आज मोहम्मद यूनुस को माकूल जवाब दे दिया होता, माकूल जवाब दे दिया होता। कोई बात नहीं, इजराइल चुन चुन कर जवाब दे रहा है, ठीक कर रहा, मैंने एक बार भी नहीं कहा, गलत अर्थ मत लेना, गलत अर्थ लोगों तो एक झापड़ दूंगा, पर जवाब दे रहा, मैंने ये कहा कि जवाब दे रहा। जवाब उत्तर प्रत्युत्तर कई बार संतुलित तरीके से नहीं होते, जवाब असंतुलित है दोस्तों। कहीं भी मानवता अगर शर्मसार हो रही है तो उसका समर्थन राजेश मिश्र तो नहीं कर सकते हैं, दुनिया में राजेश मिश्र ऐसी चीजों का समर्थन तो कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना,
सीरिया आज पूरा का पूरा खंडहर हो चुका है, पूरा सीरिया खंडहर दिखेगा आपको दोस्तों। आप बोलोगे गए हो क्या सर? जाना भी नहीं चाहा, जाना भी नहीं चाहा। पश्चिम एशिया में 3 बार का मेरा भ्रमण है, लेकिन मैं सीरिया जाना भी नहीं चाहा, जाना चाहता भी नहीं हूं। क्यों जाऊं? क्यों जाऊं बेटा, क्यों जाऊं? ये फोनेशियन का क्षेत्र है, ये फोनेशिया का क्षेत्र है बेटा। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापार मार्ग हुआ करता था। सुनना ध्यान से, यहां दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के लोग इस मार्ग से होकर यूरोप के साथ व्यापार किया करते थे। ये एक बहुत बड़ा व्यापार मार्ग हुआ करता था, लेकिन अरबी लुटेरों ने व्यापारियों को ऐसा लुटा रही है। वो लुटेरो कभी तो जीवन में ये लूट, हत्या, मार, पाप, अपराध इससे बाहर निकले होते, कभी तो निकले होते। लोगों ने अपने रास्ते बदल दिए। अदरवाइज कितना समृद्ध था यह क्षेत्र। याद करो उस मेसोपोटामियन सभ्यता को, याद करो उस सुमेरियन सिविलाइजेशन को, याद करो उस पर्शियन सिविलाइजेशन को, कितनी समृद्ध संपन्न हुआ करती थी दोस्तों। आज मिट गई, खत्म हो गई। कहा है ना किसी ने, ईरान मिस्र रोमा मिट गए जहां से। तो ईरान मिस्र रोमा बस नहीं मिटे, मिटा तो पूरा क्षेत्र है दोस्तों, मिटा तो पूरा क्षेत्र है। तो आज इनकी स्थिति, यहां आप देखो, इजराइल एक छोटा सा देश, एक छोटा सा देश। अब इजराइल में क्या दिखाऊं यार, रोज तो देखते ही हो, नहीं देखते तो फिर से बोलूंगा क्या लानत है। यूपीएससी की तैयारी में अगर ईरान को देख, सॉरी क्या इजराइल को देखने की अब नौबत आए तो, अब न बताए तो चाहे इसके गोलन हाइट के विवाद को कहें, चाहे वेस्ट बैंक के विवाद को कहें, चाहे गजा स्ट्रिप के विवाद को कहें, चाहे सिनाई पेनिनसुला के विवाद को कहें, इतने लंबे दौर से ये चर्चाएं करंट्स में लगातार चल रही हैं कि अगर चर्चा मैं तो करूंगा तो मुझे 5 दिन लगने हैं बेटा, 5 दिन मुझे लगने, छोटे से तो टाइम मुझे लगना नहीं है। तो मैं अपने कंठ को जुबान को पकड़ लेता हूं थोड़ी देर के लिए और बस इतना बोलता हूं, इजराइल, इसके ऊपर लेबनान देख लो, लेबनान, ये सीरिया है और सीरिया के बाद ये जॉर्डन है, जॉर्डन है। और ध्यान रखना, इसी जॉर्डन और इजराइल के बीच यहाँ छोटा सा एक सागर है जिसे आप डेड सी कहते हैं, मृत सागर कहते हैं। आदि तो बता रहा मोहम्मद इकबाल साहब की लाइन, अरे पता है बेटा मुझे, तुम्हारा बड़ा भाई भी हूं, तुम्हारा शिक्षक भी हूं और पढ़ा लिखा शिक्षक हूं यार। घोड़ा चराने वाला नहीं हूं, घोड़ा चराने वाला नहीं हूं। खुशी की बात है कि अल्लामा इकबाल ने बहुत शानदार लाइनें लिखी हैं। अल्लामा इकबाल ने तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी लिखा है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि अल्लामा इकबाल एक समय विशेष पर धार्मिक अंधत्व से प्रेरित होकर भारत का विभाजन कर दिया। अब बोलो क्या उसने किया? पौधे को सींचा उसने था, पौधे के अंकुरण में पहली पानी की सिंचाई उसने की थी। ओके ओके, इसलिए अल्लामा इकबाल का बहुत नाम मैं फक्र से नहीं लेता, अन्यथा आज मैं सिर पे बैठा कर नाम लिया होता कि उसी तरह जैसे बिस्मिल्लाह का नाम लेता हूं, अशफाक उल्लाह खान का नाम लेता हूं, चरण प्रक्षालन करता हूं, सच बताऊं दंडवत साष्टांग प्रणाम करता हूं, अपने आप को समर्पित करके उनके चरणों में न्यौछावर करता हूं। न्यौछावर तो कलाम साहब के चरणों में कर देता हूं, पर फक्र से नाम अल्लामा इकबाल का तो कभी नहीं ले सकता बेटा। क्यों लो? आओ यहां आओ बेटा, यहां आओ, इधर आओ दोस्तों। ये क्षेत्र, सिनाई के क्षेत्र का विवाद और यहां के क्षेत्र का विवाद अब अमेरिकी हस्तक्षेप से किस दिशा की ओर जा रहा है, यह समझने की जरूरत है। मतलब अद्भुत सी बात है यार, तीसरा अपनी रोटी किस तरह सेक लेता है। देखो ध्यान से, कहता है फिलिस्तीनियंस को, कहता है कि तुमको चलो मैं दूसरी भूमि देता हूं, वहां जाकर बस जाओ, ये वाली सारी भूमि मैं ले लेता हूं। मतलब अद्भुत सी स्टोरी देखो, अद्भुत सी बात। क्या कहने लगा आज आकर कि तेरी भूमि ये सारी मैं ले लेता हूं, चल मुझे आने दे, तू चला जा वहां पे। क्यों? क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में एक बहुत बड़ा इसको अड्डा चाहिए था। हे ईश्वर, पढ़ाऊं कि मैं बंद कर दूं? मतलब कई बार तो सोचता हूं कि ये कौन सी यार कूटनीति है, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस से भी ऊपर की कौन सी नीति है, मुझे तो समझ में नहीं आया। चीन जिसको चाहता है उसको हथिया लेता है, रूस जिधर चाहता है उधर हाथ बढ़ा देता है, अमेरिका जिसे बोलता है उसे अपने पास मिलाने की कोशिश कर लेता है, और एक हम है भारत, हम तो अपनी भी धरती को छोड़ छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ चुपचाप बैठे होते हैं, चुपचाप बैठे होते हैं। और देख लो एक पिद्दा सा इंसान जाकर चीन के सामने हमारे बारे में क्या कह के आया। भला अच्छा था कि ये नहीं कह दिया कि भारत ही हमारे रहमो करम पर जी रहा है, अदरवाइज हम भारत को चाहते तो कुचल देते। भला ये नहीं कहकर चला आया, नहीं कुछ भी कह देता। कुचल तो रहा ही है अपने यहाँ रहने वाले लोगों का, अपने यहाँ रहने वाले लोगों का नरसंहार तो करा ही रहा है, नरसंहार तो करा ही रहा है। प्रेरणा किसे मिली याद नहीं है इसे, 1970-71 के आसपास की पूरी घटना है। वह पाकिस्तान जो बंगाली मुसलमानों से नफरत करने लगा था। और खैर आओ दोस्तों, यहाँ पर ये हिस्सा देखा आपने। फिर यहाँ दोस्तों आप देखोगे, देखो सिनाई, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया। अब देखना, लेबनान से भी सीमा इजराइल की लगती है, सीरिया से भी लगती है, जॉर्डन से तो लगती ही है, यहाँ मिस्र से भी लगती है, और फिलिस्तीन के बारे में आप जानते हैं, वेस्ट बैंक और अंदर गजा स्ट्रिप, और उसके साथ जब आप उत्तर की ओर बढ़ते तो आ गया तुर्की है। तुर्की का बहुत बड़ा क्षेत्र भूमध्य सागर तट से लगता है, भूमध्य सागर तट से लगता है। तो यहाँ ये जो अदना नगर है, अदना नगर से लेकर इजमीर और अल बशरा तक का ये सारा तटीय क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु से युक्त होने के कारण फलों का उत्पादक है। फलों का उत्पादक है बेटा, ये इजमीर, ये फलों का उत्पादक है, फलों का उत्पादक। समझने की कोशिश करना, ये भूमध्य सागरीय तटवर्ती भाग, इसका ये आंतरिक भाग अत्यंत भूकंप प्रभावित है, जहां राजधानी अंकारा अवस्थित है।
ये एक प्लेट है, एनाटोलियन प्लेट है बेसिकली यहां पर। इस प्लेट के सहारे यहां से देखना यूरेशियन प्लेट, यहां से अरेबियन प्लेट और यहां से अफ्रीकन प्लेट, ये तीनों की तीनों इस प्लेट को छेपित कर रही है, इस प्लेट पर छेपित हो रही है, जिससे यहां पर ट्राई जंक्शन ऑफ प्लेट्स बनता है। ध्यान से सुनो, इधर सुनो, नहीं झापड़ खाओगे, अब झापड़ छा खाओगे। दुनिया में दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पाठ इंसानियत एवं मानवता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाठ इंसानियत एवं मानवता है। मानव किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त मानवता है। हम पर न जन्म का बंधन, न क्षेत्र का बंधन, न राग का बंधन, न विराग का बंधन, न काल का बंधन, न अकाल का बंधन, न जाति का बंधन, न धर्म का बंधन, सब बंधनों से मुक्त हम सब एक मानव जाति है, श्रेष्ठ मानव जाति है। दोस्तों सच बताऊं, जब ईश्वर प्रेम से विह्वल हो चुका था, प्रेम से आह्लादित हो चुका था, उस समय उसने पृथ्वी पर मानव जाति को जन्म दिया। और किसी बच्चे ने मुझसे कितना अच्छा प्रश्न क्लास में किया था कि सर, जिस समय पृथ्वी पर होमो सेपियंस था, उसकी कौन सी जाति थी, वह किस धर्म का था? मैंने जवाब दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, वह किसी जाति धर्म का नहीं था। मानव के अंदर जब विरोध शुरू हुआ तो उसने अपने लिए धर्म और जातियां बना ली, और विरोध की भावनाएं जब प्रबल होती गई तो धर्म एवं जातियों की कट्टरता बना ली, और उस कट्टरता ने हमें खाने के लिए मजबूर कर दिया। हमें खाने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है कि मानव बन जाना, इंसान बन जाना, मानवता एवं इंसानियत को ले लेना, छोड़ देना हर इन तमाम विचारों को जो एक दूसरे से अलग करते हो, हमें एक दूसरे को अलग करते हो। बहुत सुकून, बहुत शांति और बहुत मजा है। यह पृथ्वी बहुत खूबसूरत है बेटा, ये पृथ्वी बहुत खूबसूरत है। इसका रसास्वादन अपने पूरे जीवन में करना, और ना केवल पृथ्वी का रसास्वादन करना, पर यह हमेशा ध्यान से रखना कि आप इसके मालिक नहीं हो, आप केवल इसके मेहमान हो, जो कि अपनी सीमित जरूरतों को पूरी करने के लिए आए हो। इसका रक्षण करना, इसका भक्षण बिल्कुल मत करना, क्योंकि पृथ्वी भी कराहने लगी है, पृथ्वी भी कराहने लगी है। ओके, इसलिए इस भौगोलिक प्रदेश को देखते हुए आप कहां तक पहुंच गए हैं? टर्की तक। टर्की में जो देखो, टर्की में सी ऑफ मरमरा, ये जो मरमरा सागर आप देखते हो, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मरमरा सागर आप देखते हो, ये दिस वन, ये मरमरा सागर है। मरमरा सागर के एक तरफ अल बसरा है और एक तरफ यहां पर ये वाला हिस्सा इस्तांबुल है। इसका मतलब टर्की यूरोप में भी है, टर्की एशिया में भी है, तो इसे भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री कह दिया जाना चाहिए। क्या कह दिया जाना चाहिए दोस्तों? ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री कह दिया जाना चाहिए। तो अब इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश के विषय में जो मैंने बातें कही हैं, उन्हें अब मैं आपको लिखाना चाहूंगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ताकि आपके मानस पटल पर जब जरूरत हो तो आपके लेखन के माध्यम से फिर से तरोताजा हो जाए। तो लिखो सभी के सभी ध्यान से, लिखो लिखो ध्यान से लिखो। मैंने लिखा था फारस की खाड़ी में अवस्थित ईरान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईरान के बारे में लिखाया था। तो क्या लिखा कि ईरान का आंतरिक पठारी क्षेत्र, नो मोर कमेंट्स, आंतरिक पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, दस्त ए लुत, दस्त ए कबीर, दरियाए नमक, आंतरिक पठारी क्षेत्र, दस्त ए लुत, दस्त ए कबीर, दरियाए नमक जैसे मरुस्थलों से युक्त है, जैसे मरुस्थलों से युक्त है, मरुस्थलों से युक्त है, जहां जहां एकमात्र बड़ा नगर एस्फान है, ESFAHN, एकमात्र बड़ा नगर एस्फान, एस्फान है। पूर्ण विराम, फिर लिखेंगे फारस खाड़ी तट पर अवस्थित, फारस खाड़ी तट पर अवस्थित, तट पर अवस्थित, लाली अघाजारी, लाली अघाजारी, हफ्तकील, हफ्तकील आदि आदि पेट्रोलियम के बड़े उत्पादक है, जहां जहां मस्जिद ए सुलेमान, मस्जिद ए सुलेमान में पश्चिम एशिया का पहला तेलकूप, में पश्चिम एशिया का पहला तेलकूप, तेलकूप खोदा गया था, खोदा गया था। पूर्ण विराम लगाएं, लिखें ईरान के दक्षिण, ईरान के दक्षिण तट, ईरान के दक्षिण तट गल्फ ऑफ ओमान में, ईरान के दक्षिण तट गल्फ ऑफ ओमान में अवस्थित चाबहार, अवस्थित कौन सा बहार? चाबहार बंदरगाह का विकास भारत द्वारा, भारत द्वारा, भारत द्वारा किया जा रहा है, भारत द्वारा किया जा रहा। पूर्ण विराम। एवं कैस्पियन सागर तट, उत्तर में जो कैस्पियन सागर तट है, दक्षिण लिखा उत्तर में पहुंचा रहे हैं, एवं कैस्पियन सागर तट से संलग्न, संलग्न रामटेक, रामटेक, रामटेक आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए,
आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुए महासम्मेलन के कारण प्रसिद्ध है, पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो। ईरान, इराक तथा टर्की, ईरान, इराक तथा टर्की से संलग्न आर्मेनियन नॉट के समीप का भौगोलिक क्षेत्र कुर्दिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? कुर्दिस्तान कहलाता है। जहां ईरान की सबसे बड़ी झील उर्मिया के समीप टैब्रिज एक बड़ा सांस्कृतिक नगर है तथा टर्की की लेक वान झील दुनिया की सबसे खारी झीलों में से एक है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो, लिखो कुर्दिस्तान में अवस्थित इराक अब ईरान से आप कहां पहुंच गए? इराक में पहुंच गए। इराक का बाबा गागुर क्षेत्र, इसको बाबा गुरगुर भी कहते हैं। बाबा गागुर क्षेत्र पेट्रोलियम एवं कोयला भंडार से युक्त है। कोयला भी है यहां पर, पेट्रोलियम एवं कोयला भंडार से युक्त है। जहां किरकुक, माजुल एवं इरबिल जैसे नगर हैं। इंडिया बढ़ाएंगे बेटा, जैसे ये फिनिश हो जाएगा ना 2 क्लास में, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे, और दक्षिण एशिया की मैपिंग इंडियन ज्योग्राफी के साथ ही होती है। ठीक है, कोई घबराओ नहीं बेटा, इंडियन ज्योग्राफी इसके बाद क्या पढ़ाना, इंडियन ज्योग्राफी में तो आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? किरकुक, माजुल, इरबिल लिखे यहां से उत्पादित पेट्रोलियम पाइपलाइन द्वारा लेबनान के तटीय नगरों तक लाया जाता है। शैदा बंदरगाह तक आता है बेसिकली, तो आप क्या लिख दिया? लेबनान के तटीय बंदरगाहों तक आता है। पूर्ण विराम। फिर आप लिखो, पैरा चेंज करो या ना करो, लिखो इराक प्राचीन मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया एवं सुमेरियन सभ्यता का केंद्र था। जहां पश्चिम एशिया की दो सबसे बड़ी नदियां दजला एवं फरात प्रवाहित होती हैं। पूर्ण विराम, लिखें इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा शट अल अरब कहलाती है। जहां अल बसरा से लेकर रुमैला एवं जुबैर है ना, तो रुमैला के मध्य, या रुमैला एवं जुबैर जो तेलकूप है, ठीक है, रुमैला एवं जुबैर, अल बसरा, रुमैला एवं जुबैर से पेट्रोलियम उत्पादित किया जाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे इराक पश्चिम एशिया में सर्वोत्तम गुणवत्ता का सर्वाधिक खजूर उत्पादित करता है। वर्तमान में ईरान, इराक, टर्की, सऊदी अरेबिया आदि चुकंदर की खेती भी करने लगे हैं। पूर्ण विराम, पैराचेंज करते हुए लिखेंगे कुवैत फारस खाड़ी तट पर अवस्थित एक छोटा देश है जहां मगवा अहमदी
एवं बर्जन क्षेत्र, बर्जन मकबा अहमदी एवं बर्जन क्षेत्र पेट्रोलियम के बड़े भंडार एवं निर्यातक हैं, बड़े भंडार एवं निर्यातक हैं। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो, और पैरा चेंज करते हुए फिर क्या लिखोगे आप? ध्यान से लिखोगे भूमध्य सागर तटीय राष्ट्र, भूमध्य सागर तटीय राष्ट्र, डैश देकर लिखो, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। इनका नाम लिखो, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। जबकि जॉर्डन लैंड लॉक्ड है, जबकि जॉर्डन लैंड लॉक्ड है, जॉर्डन लैंड लॉक्ड है। पूर्ण विराम लगा दिया। फिर क्या लिखना है? तुर्की ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। देखो यूरोप में थोड़ा सा इसका भाग अवस्थित है ना, इस्तांबुल के आसपास, इसलिए ईयू की मांग करता रहता है कि हमको भी सदस्य बनाओ। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब 2 महाद्वीपों में अवस्थित है, जिसकी अवस्थिति एशिया के साथ यूरोप में भी है, जिसकी अवस्थिति एशिया के साथ यूरोप में भी है, यूरोप में भी है, जहां तुर्की का सबसे बड़ा नगर इस्तांबुल, तुर्की का सबसे बड़ा नगर इस्तांबुल मरमरा सागर तट पर है, मरमरा सागर तट पर है। जबकि राजधानी अंकारा अनाटोलियन पठार में, अनातोलिया पठार में है। पूर्ण विराम लगाओ, लिखो इजमीर से लेकर अदाना, ADANA, इजमीर से लेकर अदना तक का तटीय क्षेत्र, अदना तक का तटीय क्षेत्र तुर्की में भूमध्य सागरीय जलवायु से युक्त होने के कारण, तुर्की में भूमध्य सागरीय जलवायु से युक्त होने के कारण फलों का वृहद उत्पादक है, फलों का वृहद उत्पादक है। जहां इजमीर घाटी में अंगोरा नामक बकरी से, अंगोरा नामक बकरी पाली जाती है, यहां पर अंगोरा नामक बकरी से उत्तम गुणवत्ता का ऊन, अंगोरा वूल कहलाता है, उत्तम गुणवत्ता का ऊन भी प्राप्त होता है, पूर्ण विराम लगाओ, फिर पैरा चेंज करो, लिखो सीरिया वर्तमान में खंडहर हो चुका राष्ट्र है। इस्लामिक अतिवाद ने बर्बाद कर दिया दोस्तों। अरे अलेप्पो, शना वगैरह क्या तो नगर हुआ करते थे यार, क्या तो नगर हुआ करते थे। सच बताऊं, बनियास के आसपास का क्षेत्र कितना प्रॉस्पेरस हुआ करता था, कितना प्रॉस्पेरस, अद्भुत क्षेत्र हुआ करता था। खंडहर हो चुका क्षेत्र है, देश है, जहां अलेप्पो, शना, बनियास आदि नगर कभी अत्यंत समृद्ध हुआ करते थे। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे, फिर पैरा चेंज, लेबनान पश्चिम एशिया का इजराइल के बाद सर्वाधिक लिटरेट मतलब सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है, जहां त्रिपोली, बेरूत एवं शैदा जैसे नगरों की अवस्थिति है, त्रिपोली, बेरूत एवं शैदा जैसे नगरों की अवस्थिति है। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करो, लिखो इसके दक्षिण में 3 धर्मों की अभ्युदय स्थली, 3 धर्मों की अभ्युदय स्थली इजराइल एवं फिलिस्तीन अवस्थित है, जिनके विषय में राजेश मिश्र को कोई जानकारी नहीं है। क्या लिखोगे? जिनके विषय में राजेश मिश्र को कोई जानकारी नहीं है। पूर्ण विराम, लिखो इनके बारे में हमें समस्त जानकारी होनी चाहिए थी, यदि नहीं है तो अपने आप के लिए लिखिए कि हम उल्लू है या मैं उल्लू हूं, अपने आप के लिए लिखिए आप। यदि नहीं है तो आप क्या है? उल्लू हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ना मुझे क्यों जानकारी नहीं है? बस यार, इतनी चर्चा हो जिसके बारे में हर दिन एक खबर हर दिन हो और उसके बारे में ना जानो, तो फिर तो मजा नहीं आएगा दोस्तों, मजा नहीं आएगा। तो इसी के साथ पश्चिम एशिया बेटा समाप्त हुआ। कहने करने के लिए तो बहुत सी बातें मैंने बताया, तो बात तो शुरू करूं इजराइल और इन पर, तो 5 दिन क्लास लूं, पर हर चीज में बैलेंस। कुछ बच्चे पूछने भी लगे हैं। एक हमारे क्लास में कभी बच्चा आया था, किसी सेंटर में ऑफलाइन क्लास पढ़ रहा होगा, बड़ा खिन्न था, बड़ा दुखी था। कोई बात नहीं बेटा, तेरे दुख पर मैं मरहम लगाता हूँ। पर सच बताऊं कि इतना मान ले कि जहाँ है बहुत अच्छी जगह में है बेटा,
बाकी जगह और भी दूर के ढोल हैं, बाकी जगह और भी मुश्किलें हैं, यहाँ तो एटलीस्ट बहुत अच्छा है। हालांकि चीज़ें दिल्ली के स्तर पर देखोगे तो शानदार है, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। पर बाकी कोई बात नहीं, दूर के ढोल कई बार अच्छे लगते हैं तो जाके सुन लेना चाहिए। ध्यान रखना, वो ढोल आपके कान के पर्दे भी फाड़ेंगे और कुछ और नहीं होगा, है ना। बहुत खुश रहा कर बेटा, पढ़ा अच्छे से। वैसे भी पढ़ाई स्वयं को ही बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, कोचिंग से एक वे मिल जाता है। और फिर दूसरी बताऊँ, जिस इमोशन के साथ राजेश मिश्र तुमको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बाकी खोजना। लेकिन लगता है यार कि इतनी बातें कर दूं कि जो भी पढ़ाऊं सब क्लास में आ जाए, जो भी क्लास में पढ़ाऊं सब एग्जाम में आ जाए। कोशिश करते बेटा, इसलिए हर बातें सुन लेते हैं, संस्था के दबाव सह लेते हैं, सब सह लेते हैं, पर आपका नुकसान नहीं होने देते, आपका नुकसान नहीं होने देते बेटा, चाहते हैं। ये हुआ दोस्तों। अब इसके बाद हम सेकंड नंबर पर आएंगे, इसके बाद हम सेकंड नंबर पर आएंगे। और सेकंड कुछ ज्यादा है नहीं खास, इसलिए मैं सेकंड पे आना चाहूंगा। आप सभी लिखिए मध्य एशिया। क्या लिखेंगे सभी आप? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। अरे बंद नहीं कर, अभी 5 मिनट और रुकना है। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके बारे में? भारत के उत्तरी, भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित, भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित, अवस्थित, अवस्थित विविध राष्ट्रों का समूह जो, विविध राष्ट्रों का समूह जो 1991 से पूर्व यूएसएसआर का अंग हुआ करते थे। 1991 से पूर्व यूएसएसआर का अंग हुआ करते थे, अंग हुआ करते थे। पूर्णविराम लिखो। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत राष्ट्रों के नाम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान नहीं लिखा मैंने, ताजिकिस्तान एवं किर्गिस्तान आदि आते हैं, आदि आते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे। अफगानिस्तान यूएसएसआर का अंग नहीं था, अफगानिस्तान यूएसएसआर का अंग नहीं था। पूर्ण विराम लगाएं, चेंज करते हुए लिखेंगे। यहां कजाकिस्तान का करागांडा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र बेटा, यहां कजाकिस्तान का करागांडा क्षेत्र कोयला भंडार से युक्त है, कोयला भंडार से युक्त है, जबकि जबकि कैस्पियन सागर एवं अरल सागर का तटवर्ती भाग, जबकि कैस्पियन सागर एवं अरल सागर का तटवर्ती भाग, तटवर्ती भाग पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक है, उत्पादक है। पूर्ण विराम लगाएं, पैरा चेंज करें, लिखें, पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे, पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे। मध्य एशिया के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में, मध्य एशिया के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में हिंदुकुश, हिंदुकुश कॉमा पामीर ग्रंथि, हिंदुकुश कॉमा पामीर ग्रंथि, पामीर ग्रंथि आदि के साथ साथ, आदि के साथ साथ, आदि के साथ साथ मंगोलिया एवं चीन सीमा से संलग्न, मंगोलिया एवं चीन सीमा से संलग्न तियन शान, तियन शान, अल्टाई शान, तियन शान, अल्टाई शान जैसी पर्वत श्रेणियां हैं, तियन शान, अल्टाई शान जैसी पर्वत श्रेणियां हैं। हिंदुकुश, हिंदुकुश, तियन शान, अल्टाई, यहां हिंदुकुश, पामीर ग्रंथ, तियन शान, अल्टाई शान जैसी पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं। पूर्ण विराम लगाएं। जबकि, जबकि यहां प्रवाहित दो सबसे बड़ी नदियां, यहां प्रवाहित दो सबसे बड़ी नदियां आमू दरिया, आमू दरिया एवं सिर दरिया हैं, यहां प्रवाहित दो सबसे बड़ी नदियां आमू दरिया एवं सिर दरिया हैं, जो अरल सागर में, जो अरल सागर में जल विसर्जित करती हैं, जल विसर्जित करती हैं। पूर्ण विराम लगाइए, लिखो पश्चिम एशिया के दो सबसे बड़े मरुस्थल, पश्चिम एशिया के दो सबसे बड़े मरुस्थल किजिलकुम एवं काराकुम, काराकुम है। यह शीतोष्ण मरुस्थल के उदाहरण हैं, यह शीतोष्ण मरुस्थल के उदाहरण हैं, जहां, जहां अरब के, अरब क्षेत्र में, जहां अरब के बद्दू जनजाति के समतुल्य, बद्दू जनजाति के समतुल्य किर्गिज, कजाक, तजाक, तजाक मुस्लिम जनजातियां, किर्गिज, कजाक
तजाक मुस्लिम जनजातियां निवास करती है, जिनकी आर्थिक क्रिया चलवासी पशुचारण है, पूर्ण विराम लगाकर अंतिम बात लिखेंगे, बद्दू ऊंट एवं भेड़ पालन करते हैं, जबकि मध्य एशियाई जनजातियां घोड़ा, बकरी, भेड़ पालन का कार्य करती हैं। जनजातियां घोड़ा, बकरी, भेड़ पालन का कार्य करती हैं। पूर्ण विराम लगाएं। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादन एवं निर्यात भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाने लगा है। अफगानिस्तान के जरूर नगर देख लो, यहाँ पर मज़ार शरीफ है, यहाँ काबुल है, यहाँ कांधार है, ये हेराट है, यहाँ हेलमंड नदी है। कौन सी नदी है? हेलमंड नदी है। हेलमंड नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर दुनिया का सर्वाधिक ओपियम मतलब अफीम का उत्पादन किया जाता है। ये मध्य एशिया और पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में कुछ स्थान है। कल हम लोग दोस्तों पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया पढ़ेंगे, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया पढ़ेंगे। साउथ एशिया जब भारत का भूगोल अभी इसके तुरंत बाद चालू होगा ना, हम वहां पर साउथ ईस्ट एशिया पढ़ते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया आपको अपने से भी देखते रहना, कि पूरा भारत पढ़ाना, पूरा नेपाल पढ़ाना, बांग्लादेश इस बार तो कुछ खासी पढ़ाएंगे, बांग्लादेश को तो कुछ खासी पढ़ाएंगे। और ध्यान रखें, पढ़ाऊंगा दोस्तों तो बांग्लादेश, चूंकि दुश्मनी उसने भारत से की है, चूंकि दुश्मनी उसने ज्येष्ठ भ्राता से की है, चूंकि दुश्मनी उसने भारत की मानवता को शर्मसार करने के लिए की है, तो इस बार बांग्लादेश की बाल की खाल निकालकर आपको पढ़ाऊंगा। और मोहम्मद यूनुस के पास तक मेरी आवाज जरूर जाएगी और मैं बताऊंगा कि वो है क्या। मोहम्मद यूनुस को भी समझाऊंगा कि तू सच में क्या है, आज तुझे क्यों इस पद पर रखा गया है, तुझे अपनी बात ही पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं ये भी समझता हूं कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैं अगर भारत का समर्थन करूंगा तो बुरा लगेगा, बांग्लादेश का समर्थन कर दूं तो अच्छा लगेगा, या किसी भी राष्ट्र का, यूएसए का समर्थन, रशिया का, चीन का समर्थन कर दूं तो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है। मैं एक लाइन जरूर बताऊंगा कि 100% इंसानियत एवं मानवता से मेरा संबंध है, 100% मां भारती से संबंध है, उसके बाद सारी दुनिया। अगर भारत है तो हम सब हैं, भारत है तो हमारी छोटी बड़ी चोंचें हैं जो खुल सकती हैं, और अगर भारत नहीं होगा तो सब बंद हो जाएंगे। इसलिए मां भारती